नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर ललित कुमार गंगेले अपने इस चैनल के एक और वीडियो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है और ऑल द होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर। और इन होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर्स को ये वीडियो देख करके एक बहुत इंपॉर्टेंट बात पता चलने वाली है कि एग्जैक्टली इतना बड़ा साइंस है होम्योपैथी का, जिसके अंदर हमको मटेरिया मेडिका, ऑर्गेनन, फिलोसफी सब चीजें पढ़ाई जाती हैं। तो आपको बेसिकली किन चीजों पे कंसंट्रेट करना है टू बी अ गुड प्रैक्टिशनर, ये पहली बात पता चलेगी आपको। और जो दूसरी बात आपको पता चलेगी वो ये होगी कि फिलॉसफी को भी प्रैक्टिकली यूज करना होता है। भाई एक बात बताइए, आपको होम्योपैथिक फिलॉसफी पढ़ाई गई लंबी चौड़ी, ठीक है, ऑर्गेनन पूरी फिलोसफी है, उसके साथ जो होम्योपैथी लेक्चर, कैंट के लेक्चर ऑन होम्योपैथिक फिलोसफी और ऐसी कई किताबें आपने पढ़ी हैं, बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं। तो फिलोसफी जब पढ़ाई गई है तो भाई उसका कोई ना कोई प्रैक्टिकल अप्लाइड उसका कोई फैक्टर होगा ना, कुछ उसका अप्लाइड नॉलेज होगा। तो आज के वीडियो में फिलोसफी का अप्लाइड नॉलेज कैसे, फिलोसफी को अप्लाइड फील्ड में कैसे उसको इंप्लीमेंट करना है, ये दूसरी चीज आप लोगों को पता चलेगी। अब जैसा कि थंबनेल में आप देख रहे हैं कि आज का जो वीडियो है दैट इज अबाउट द नेचर्स law of cure, nature's law of cure, not the homeopathic law of cure, not the Hahnemann's law of cure। उसका नाम हैनीमैन ने क्या दिया, nature's law of cure, बिकॉज ये लॉ जो है इसकी उत्पत्ति सन 1756 में ही हो गई थी, होम्योपैथी की उत्पत्ति के जस्ट बाद में। और बेसिकली यही लॉ था, जब हैनीमैन को पता चला तो इसी एक सिद्धांत के अंदर वो चाबी छुपी थी जो ह्यूमन बॉडी को परमानेंट रैशनल रेडिकल क्योर दे सकती थी। तो ये इतना इंपॉर्टेंट लॉ है, पहली चीज तो आप ये समझिए। दूसरी, इसको नेचर्स लॉ ये बोला है क्योंकि ह्यूमन बॉडी ऐसे ही काम करती है, इसको कोई किसी का नाम दे के लॉ नहीं दिया गया, इसको हैनीमैन ने अपना नाम नहीं दिया, इस लॉ के साथ हैनीमैन ने होम्योपैथी को नहीं जोड़ा, बिकॉज ये एक जनरल लॉ है और मानव शरीर ऐसे ही काम करता है। और ये बात मैं बड़ा स्ट्रिक्टली बोलना चाहता हूं मॉडर्न मेडिसिन के लोगों को, जो एलोपैथी मॉड के अंदर जो पूरा ठेका लेकर के बैठे हैं इस पूरे वर्ल्ड की मेडिकल फिटर्निटी का, मैं उन लोगों को ये बताना चाहता हूं कि आप चाहे इस बात को मानो या ना मानो। और ये भी मैं बताना चाहता हूं कि आप भले आज मत मानो, पर आज से 50, 100, 200 साल बाद आपको झक मार के मानना पड़ेगा, बिकॉज द बॉडी वर्क्स लाइक दैट। शरीर इसी तरह से काम करता है जो बताया है हैनीमैन सर ने, नेचर्स लॉ ऑफ क्योर। और जब तक आप लोग इस लॉ को नहीं समझेंगे तब तक आप बॉडी के काम करने के तरीके को नहीं समझेंगे, जब तक आप बॉडी के काम करने के तरीके को नहीं समझेंगे तब तक आप उस व्यक्ति को रैशनल रेडिकल क्योर दे पाएंगे। इस बात को अपने दिमाग से निकाल दीजिए, फिर चाहे आप होम्योपैथ हो, फिर चाहे आप एलोपैथ हो, फिर चाहे आप कोई भी पैथी से बिलोंग करते हैं, क्योंकि एक सिद्धांत है ना, वो सिद्धांत तो वही रहेगा। ठीक है, अगर मेरे को फिजिक्स पढ़ना है तो मेरे को झक मार के लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ना पड़ेगा। अगर मैं लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को नहीं मानता या नहीं समझता तो मैं फिजिक्स पढ़ रहा हूं, उसके बाद ये मेरी बहुत बड़ी गलतफहमी है। इसी तरह से आप लोग, अगर आप एलोपैथिक फील्ड से हो, मॉडर्न मेडिसिन से हो या होम्योपैथी से हो, अगर आप लोग इस लॉ को नहीं समझते, इसको नहीं समझना चाहते हैं और इसको इंप्लीमेंट क्या करना है और उसके इंप्लीमेंटेशन का प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस क्या है, जब तक आप इन बातों को नहीं समझेंगे आपका प्रैक्टिस करना व्यर्थ है। अब आप में से होम्योपैथ बोलेंगे कि यार ये लॉ तो सबको पता है, ये तो बिल्कुल फर्स्ट ईयर में ही पढ़ लिया था हमने कि नेचर्स लॉ ऑफ क्योर। नेचर्स लॉ ऑफ क्योर ये कहता है कि एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती, मतलब एक ह्यूमन बॉडी के अंदर दो सिमिलर टाइप की डिसीजेस नहीं रह सकती हैं। कि एक मानव शरीर के अंदर एक जैसी, एकदम सिमिलर, मतलब मैंने आइडेंटिकल शब्द यूज नहीं करा, मैं यहाँ पे सिमिलर मतलब मिलती जुलती, तो एक बॉडी के अंदर दो सिमिलर डिजीज नहीं एग्जिस्ट करती। उस केस के अंदर हैनीमैन सर ने ये बोला है कि अगर दो सिमिलर डिजीज हैं भी एक शरीर के अंदर, तो वहां पे एक प्रोबेबिलिटी हमेशा रहेगी कि एक डिजीज होगी पावरफुल और एक होगी वीक। मतलब कहने का कि एक नेचुरल डिजीज ऑलरेडी शरीर के अंदर थी। अब अगर कोई सिमिलर डिजीज को बॉडी के अंदर आना है तो उसका इस डिजीज से पावरफुल होना जरूरी है। ये है नेचुरल डिजीज, ये है बाहर से आई हुई डिजीज, और ये बाहर से आई डिजीज नेचुरल डिजीज जैसी ही है। पहली कंडीशन सिमिलर है और दूसरी कंडीशन इससे ज्यादा बलवान है, पावरफुल है। तो उस केस के अंदर बॉडी, अब देखो सबसे पहले एक बात समझिए कि ह्यूमन बॉडी इज अ रिएक्शनरी मशीन। हमारा जीवित रहने के दौरान हम सिर्फ रिएक्शन देते हैं, पैदा होते से मरते तक, इसके अलावा हम कुछ करते नहीं, हम सिर्फ रिएक्ट करते हैं। रिएक्ट
रिएक्ट करते हैं हम इन्वायरमेंट को, रिएक्ट करते हैं हम प्रकृति की चीजों को, ये सिर्फ हमारा रिएक्शन होता है। जैसे कि एक फीवर का मतलब मान लीजिए कोई मेरे को कोई बीमारी हुई, कोई भी XYZ डिजीज में मेरे को शरीर में आई, तो वो जब डिजीज मेरे को शरीर में आई तो उसके रिएक्शन में ही आते हैं साइन एंड सिम्टम। और वो रिएक्शन क्यों होता है? मेरा शरीर उस डिजीज से लड़ता है, उस लड़ने के दौरान वो पैदा करता है कुछ साइंस एंड सिम्टम। तो ह्यूमन बॉडी इज नथिंग बट अ रिएक्शनरी मशीन। अब जब मेरे पास नेचुरल डिजीज थी तो मेरी बॉडी रिएक्ट कर रही थी उसको लेके कि वही साइंस थे, सिम्टम थे, मेरी बीमारी का एक नाम था, वो लोग डॉक्टर बोलता था कि यार इसको तो ये फलानी बीमारी है। जब मेरे को ऐसी की ऐसी सिमिलर मोर पावरफुल डिजीज आई तो मेरा शरीर एक बार में एक बीमारी को रिएक्ट करेगा। ये पहली चीज कि आपका वाइटल फोर्स एक बार में एक डिजीज के प्रति ही रिएक्शन देगा। पहली बात आप ये समझिए। दूसरी चीज ये समझिए कि वो डिजीज वाइटल फोर्स इस बेस पे चुनेगा कि पावरफुल कौन सी है, कौन सी डिजीज ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि जिस डिजीज की वर्नेबिलिटी और पावर बहुत ज्यादा होगा, जिसकी मतलब पावरफुल और कैपेबिलिटी पावर बहुत ज्यादा होगी जिस बीमारी की, मेरे शरीर को उससे खतरा है। तो इसलिए अब मेरी बॉडी क्या करेगी कि जब एक डिजीज थी और दूसरी डिजीज आई जो सिमिलर और पावरफुल थी, तो इस डिजीज से मेरा शरीर फ्री हो जाएगा और मेरा शरीर अब इस डिजीज को रिएक्ट करेगा क्योंकि ये ज्यादा पावरफुल है ना, और ये सिमिलर है और ज्यादा पावरफुल है। तो फलस्वरूप क्या होगा कि मेरी जो पहले की जो डिजीज है, जो पहले मेरी बॉडी में एग्जिस्ट कर रही थी, वो डिजीज मेरी बॉडी से किक ऑफ हो जाएगी और अब मेरी बॉडी पूरा ध्यान देगी इस नई डिजीज में जो पिछली डिजीज जैसी ही मतलब सिमिलर थी और दूसरी उससे ज्यादा पावरफुल थी। तो दिस इज व्हाट इज नोन एज द लॉज ऑफ नेचर। नेचर्स लॉ क्या है, या नेचर्स लॉ ऑफ क्योर, वो ये है कि एक शरीर के अंदर दो सिमिलर डिजीज नहीं रह सकती। अगर दो डिजीज हैं जो सिमिलर हैं तो वहां पे सिमिलर डिजीज की तीन प्रोबेबिलिटी बन रही है कि जो नेचुरल डिजीज पहले से बॉडी में था वो ज्यादा पावरफुल था, तो फलस्वरूप दूसरे डिजीज को जो सिमिलर है पर कम पावरफुल है बॉडी शरीर में आने ही नहीं देगी, उसको रिपेल कर देगी कि भाई तुमसे बड़ी चीज से हम पहले से निपट रहे हैं, तुम्हारी आवश्यकता नहीं है। दो अगर एकदम सिमिलर होगी तब कुछ एक प्रोबेबिलिटीज हो सकती हैं, दोनों की स्ट्रेंथ भी सेम है और दोनों कुछ समवट सिमिलर हैं। हमको ऐसे रियल लाइफ में कुछ एग्जांपल्स मिलते हैं, ऐसी कुछ बीमारियों का ऑर्गेनन में उल्लेख है जहां पे दो सिमिलर डिजीज बिल्कुल ऑलमोस्ट सेम स्ट्रेंथ की वो कई बार बॉडी में साथ में घुस सकती हैं। और जो तीसरी प्रोबेबिलिटी है जिससे होम्योपैथी को सबसे बड़ा की मिला, अपना होम्योपैथी की उत्पत्ति की सबसे बड़ी चाबी, वो थी तीसरी प्रोबेबिलिटी कि एक नेचुरल डिजीज है पर किसी तरह से इस नेचुरल डिजीज के सामने एक और सिमिलर डिजीज पर इससे ज्यादा पावरफुल डिजीज अगर आ जाए बॉडी के अंदर, तो दोस्तों ये जो नेचुरल डिजीज है ना, बॉडी इसको किक आउट कर देती है। और यही सिद्धांत था जिससे होम्योपैथी की उत्पत्ति हुई। और हम क्या करते हैं, टोटलिटी ऑफ सिम्टम, टोटलिटी ऑफ सिम्टम हम जब पेशेंट से लेते हैं तो वो टोटलिटी लेते वक्त हम बेसिकली एक ऐसी मेडिसिन ढूंढ रहे होते हैं, क्योंकि हम टोटलिटी ऑफ सिम्टम लेते हैं और उस टोटलिटी ऑफ सिम्टम के पिक्चर को हम ड्रग पिक्चर जो मेडिसिन के पिक्चर्स हैं उसके ऊपर हम सुपर इंपोज करके एक मेडिसिन निकालते हैं कि नहीं हाँ भाई इसके सारे सिम्टम ये एक मेडिसिन कवर कर रही है। और वो मेडिसिन का तात्पर्य यही होता है चूज करने का कि मेरे को इस बंदे के अंदर जो मेरा पेशेंट है उसके अंदर मेरे को सिमिलर बट अ बिट पावरफुल मेरे को आर्टिफिशियल डिजीज पैदा करनी है। कि वो डिजीज आर्टिफिशियल इसलिए हुई क्योंकि वो मेरी मेडिसिन से पैदा होगी, वो सिमिलर इसलिए होगी क्योंकि वो मैंने उस मेडिसिन को चूज करा है उस पेशेंट के साइन एंड सिम्टम्स है, इसलिए वो सिमिलर भी होगी इसके। और तीसरी चीज वो पावरफुल इसलिए होगी क्योंकि मेरे पास पोटेंसी को चुनने का यहाँ पे एक ऑप्शन है। मैं सही पोटेंसी में अगर वो मेडिसिन चुनूंगा इस पेशेंट के ऊपर इसको देने के लिए, तो वो जो डिजीज बनेगा आर्टिफिशियल वो पावरफुल भी होगा एज कंपेयर टू हिज नेचुरल डिजीज। और जब ये मेडिसिन इस पेशेंट को मैं दूंगा तो इसके अंदर एक आर्टिफिशियल मोर पावरफुल सिमिलर डिजीज बनेगी और वो डिजीज फलस्वरूप इसकी जो नेचुरल डिजीज है जो कि अब वीकर हो गई है। अब इसके कुछ एग्जाम्पल भी बताए हैं हैनीमैन सर ने, उनको भी हम देखेंगे, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, नहीं तो आप मतलब नहीं समझ पाएंगे इसका प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस क्या है। तो अब क्या हुआ, मैंने उसको एक बढ़िया सिमिलिमम मेडिसिन दे दी। अब सिमिलिमम क्यों थी, क्योंकि इसकी डिजीज पिक्चर जो है, मेडिसिन का ड्रग पिक्चर जो है, ये दोनों बड़े सिमिलर थे। हमारे पास एक ही ऑप्शन है सिमिलिमम ढूंढने का कि पेशेंट के लक्षणों को हम ढूंढे किसी एक मेडिसिन में, और उस एक मेडिसिन में इस तरह से ढूंढना है कि वो एक मेडिसिन इसको ज्यादा से ज्यादा कंप्लीटली कवर करे। ये मेडिसिन जब देंगे तो उसके अंदर एक आर्टिफिशियल
मोर पावरफुल सिमिलर डिजीज पैदा होगी और वो डिजीज फलस्वरूप करेगी क्या, उसके अंदर पैदा हुई जो नेचुरल डिजीज है, जो नेचुरल बीमारी है, उसको किक आउट कर देगी। क्यों? क्योंकि वाइटल फोर्स प्रायोरिटी के ऊपर रिएक्ट करने लगेगा उसकी आर्टिफिशियल डिजीज को, क्योंकि वो ज्यादा पावरफुल है। तो अब उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग समझ चुके हैं कि नेचर्स लॉ ऑफ क्योर क्या है, नेचर्स लॉ ऑफ क्योर के प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस क्या है और नेचर्स लॉ ऑफ क्योर और इन्वेंशन ऑफ होम्योपैथी का कितना ज्यादा क्लोज रिलेशन है। अब हमको अपनी प्रैक्टिस में क्या फायदा मिलेगा इससे, हम प्रैक्टिस में क्या चीज करेंगे। तो दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात, होम्योपैथिक फील्ड में काम करने वाले खासकर जो नए स्टूडेंट्स आ रहे हैं, ऐसे डॉक्टर जो 3 या 4-5 साल से कम समय से प्रैक्टिस कर रहे हैं, दोस्तों ये लोग बहुत ज्यादा नॉइस में काम कर रहे हैं। इतना ज्यादा नॉइस इनके अगल बगल है कि ये लोग ज्ञान तो पाना चाहते हैं पर ज्ञान इतनी बहुतेरी जगह से मिल रहा है और इतना बहुतेरे टाइप का मिल रहा है कि ये खुद कंफ्यूज हो गए। कोई बोल रहा है क्लिनिकल कर लो, कोई बोल रहा है क्लासिकल कर लो, कोई बोल रहा है मेंटल सिम्टम्स पे काम करो, कोई बोल रहा है सिंगल ड्रग प्रैक्टिस करो, कोई बोल रहा है मैन्युअली रिपर्ट्राइज करो, कोई बोल रहा है सॉफ्टवेयर से रिपर्ट्राइज करो, कोई बोल रहा है मल्टी प्रैक्टिस चालू कर दो। तो इतना सारा नॉइज है इन बच्चों के अगल बगल, खासकर ये छोटे स्टूडेंट्स हैं जो कम उम्र के जो प्रैक्टिशनर्स हैं, कि ये लोग इतने नॉइस और इतने बकैती और इतने हल्ले के बीच में दोस्तों ये बिल्कुल भूल जाते हैं कि व्हाट इज द बेसिक प्रिंसिपल। जब इनके सामने पेशेंट बैठता है तो इसको इतना ज्यादा नॉइस इसके दिमाग में होता है कि मैं इसके मेंटल ले लूं, क्या मैं एक मेडिसिन चुनने वाला हूं कि मैं इसको 4 मेडिसिन दे दूं, इसको मैं कैसे सही करूं, इसका माइजम क्या होगा, इसका कॉन्स्टिट्यूशन क्या होगा, क्या मुझे माइजमेटिक मेडिसिन देनी चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल देनी चाहिए, क्या मैं इसके लिए कोई मदर टिंचर ढूंढ सकता हूं जिससे मैं इसको क्योर कर दूं। दोस्तों जब वो पेशेंट आपके सामने बैठा है और आप इतने ज्यादा डिलीमा में हैं, तो यही कारण है होम्योपैथी में मेजर प्रोपोर्शन के अंदर प्रैक्टिशनर रिजल्ट नहीं दे पाते, क्योंकि आप इतने ज्यादा नॉइज में हो कि आप बेसिक बातें भूल चुके हो भाई। और अब आप बोलोगे कि यार तुम कैसे यूज करते हो इस सिद्धांत को। भाई साहब मैं इस सिद्धांत को इस तरह से यूज करता हूं कि सवेरे सो के उठने से रात को सोने के पहले तक मैं कम से कम दिन में एक बार इस सिद्धांत को याद करने की कोशिश करता, मैं इस चीज को याद करने की कोशिश करता हूं कि जब मेरा पेशेंट मेरे सामने पेशेंट चेयर पे बैठेगा तो उसके बैठने का क्या प्रयोजन है। जी प्रयोजन बड़ा सीधा सा है कि वो अपनी डिजीज के बारे में मुझे बताएगा, उसकी डिजीज से मिलने वाले सिम्टम्स को बिल्कुल प्लेनली मैं टोटलिटी ऑफ सिम्टम के अंदर अरेंज करूंगा, उस टोटलिटी ऑफ सिम्टम के ऊपर मैं एक मेडिसिन चुनूंगा जो इस पेशेंट के अंदर जाने के बाद बिल्कुल इसके जैसी ही नेचुरल डिजीज के जैसी ही सिमिलर डिजीज पैदा करेगी, बट अ बिट मोर पावरफुल। और दोस्तों क्योंकि मैं सिद्धांत को पर डे दिन में एक बार रिवाइज करता हूं, इसीलिए मैं ऐसी बातों में, डिलीमा में, कंफ्यूजन में और बकेती में मैं नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने इस चीज को बिल्कुल सिंपल रखा है अपने दिमाग में कि मेरे को एक ऐसी मेडिसिन देनी है जो इसके जैसी ही नेचुरल डिजीज के जैसी ही सिमिलर डिजीज पैदा करेगी और उस डिजीज को मैं मोर पावरफुल बनाने की कोशिश करता हूं बाय कंट्रोलिंग द पोटेंसी। और बस मेरे को इतना करना है, यही मेरा टारगेट है। और मैं जानता हूं कि अगर इतनी चीज मैंने बराबर कर ली तो उसकी नेचुरल डिजीज अपने आप भाग जाएगी और ये आर्टिफिशियल डिजीज, क्योंकि इसकी पोटेंसी मेरे हाथ में है, इसकी पोटेंसी का रिपीटेशन मेरे हाथ में है, तो उसको मैं कंट्रोल करके एक दिन इस पेशेंट को उसकी आर्टिफिशियल डिजीज जो मेडिसिनली मैंने पैदा करी थी उससे भी फ्री करके इसके वाइटल फोर्स को 101% फ्री कर दूंगा। अब यहाँ पे कुछ बातें देखने की है प्रैक्टिकली कि एक शरीर के अंदर नेचर्स लॉ ऑफ क्योर ये बोलता है कि आपके एक शरीर में 2 सिमिलर डिजीज नहीं हो सकती, एक बार में एक रहेगी, जिससे हम होम्योपैथी में काम करते हैं। बट आपके एक शरीर के अंदर दोस्तों डिसिमिलर डिजीज, ऐसी डिजीजेज जो एक दूसरे जैसी नहीं है, डिसिमिलर, एक दूसरे से अलग है, वो कितनी भी आ सकती हैं। और उस कंडीशन को हैनीमैन ने बोला है कॉम्प्लेक्स डिजीज। और ये कॉम्प्लेक्स डिजीज का सबसे बेस्ट एग्जांपल हम देखते हैं इन द केसेस ऑफ क्रॉनिक डिजीज। जो क्रॉनिक डिजीज का पेशेंट होता है वो क्रॉनिकली क्यों सफर कर रहा होता है और उसका केस ठीक करने में इतना कठिन इसलिए होता है क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स डिजीज बन चुका होता है। और कॉम्प्लेक्स डिजीज का मतलब है एक साथ एक दिए गए वक्त पे एट द एनी गिवन सिंगल टाइम व्हेनेवर देयर इज द एग्जिस्टेंस ऑफ मोर देन वन डिजीज, मोर देन वन डिसिमिलर डिजीज इन द बॉडी, इसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स डिजीज। और ये कॉम्प्लेक्स डिजीज और खतरनाक इसलिए होता है क्योंकि इस कॉम्प्लेक्स डिजीज के केस में लोग एलोपैथिक ट्रीटमेंट कराते हैं और वो जो एलोपैथिक ड्रग
देते हैं तो ड्रग इंड्यूस्ड आर्टिफिशियल डिजीज अलग बॉडी में पैदा होते हैं। तो अब ये कॉम्प्लेक्स डिजीज से हो गया आर्टिफिशियल क्रॉनिक डिजीज। और आर्टिफिशियल क्रॉनिक डिजीज मतलब इसको सालों को सही करना बड़ा कठिन है, पहली चीज। दूसरा प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस, हैनीमैन ने एक बात बहुत प्यारी बोली और साफ बोली है कि आप देखो एक बीमारी है, उसके कुछ एक ड्रग पिक्चर, डिजीज पिक्चर आया, सॉरी ड्रग पिक्चर नहीं, डिजीज पिक्चर आया। तो दोस्तों हैनीमैन साफ बोलते हैं कि आप इस एक बीमारी को कवर करने के लिए एक से ज्यादा मेडिसिन के थ्रू आप कर सकते हो काम। मतलब देना आपको एक बार में एक ही है, पर उसका जो डिजीज पिक्चर है वो एक साथ कई मेडिसिन कवर करेंगे। आप मेरी बात समझिए, कई मेडिसिन उसको। और यही कारण है कि एक गिवन केस के अंदर हर होम्योपैथ अलग तरीके से काम करता है और सबको रिजल्ट्स भी मिलते हैं। मतलब कोई एक गिवन रूमेटिज्म का केस है तो किसी ने उसको रस्टॉक से सही करा, किसी ने ब्राइनिया से सही करा, किसी ने उसको रोडोडेंड्रॉन से, किसी ने बेंजोइक एसिड से, किसी ने सल्फर। ये क्यों पॉसिबल हुआ? मेरे को ये नहीं कहा गया था कि एकदम आइडेंटिकल डिजीज पैदा कर, ये मेरे को नहीं कहा गया था। अगर ऐसा बोला जाता कि सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटर की जगह कि बिल्कुल आइडेंटिकल क्यूरेंटर अगर बोला जाता कि बिल्कुल तेरे को ऐसी की ऐसी बिल्कुल कार्बन कॉपी बीमारी से कवर करना है, तब दोस्तों वहां पे ये कंपल्शन होता कि एक पेशेंट की एक ही मेडिसिन निकलती है ना। और यहाँ पे मैं इस एक डिलीमा का जवाब दे रहा हूं जो हमारे फील्ड में भ्रांति है कि हमारा एक पेशेंट को एक ही मेडिसिन से सही कर सकते हैं। ये सुना जाता है, हमको हम सीनियर ही बताते हैं, या जब हम छोटे थे तो हम ये बात सुनते थे कि यार वो तो एक पेशेंट की एक ही मेडिसिन होती। जी नहीं, मेरे को सिमिलर डिजीज पैदा करनी है। अगर मान लो ये नेचुरल डिजीज है, नेचुरल डिजीज मान लो मैंने कोई भी पिक्चर बनाया नेचुरल डिजीज का, तो जिस तरह से एक शक्ल के व्यक्ति का, मेरे को ये नहीं बोला कि इसी के जैसा व्यक्ति लेके आओ, इससे मिलते जुलते लाओ। भाई मिलते जुलते तो कई व्यक्ति हो सकते हैं ना। तो यही कारण है कि मेरे को सिमिलिमम ढूंढना है, मिलती जुलती ढूंढना है। तो मिलती जुलती शब्द के कारण मुझे एक स्वायत्तता, एक रिलैक्सेशन मिलता है होम्योपैथी में कि मैं एक केस को कई मेडिसिन से कवर कर सकता हूं। और यही कारण है कि एक गिवन केस के अंदर मल्टी प्रैक्टिस इतनी सक्सेसफुल इसलिए हो जाती है। तो आप इसको और अच्छे से समझिएगा। इसको मैं एक और बार समझाता हूं कि मुझे कहा गया है कि सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटा ये सिद्धांत बताया है, लेट्स लाइक बी ट्रीटेड बाय लाइक। मेरे को ये नहीं बोला कि लेट्स सेम बी ट्रीटेड बाय सेम, ऐसा नहीं बोला। तो मेरे को लाइक मतलब मिलती जुलती एक मेडिसिन निकालनी है, इससे मिलती जुलती पेशेंट की टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स है। और दोस्तों इसलिए कि मेरे को एक मिलती जुलती मेडिसिन निकालनी है, तो भाई मिलती जुलती मेडिसिन तो एक से ज्यादा हो सकती है ना। मतलब उसका डिजीज पिक्चर है, उसके डिजीज पिक्चर पे हो सकता है 2 से 3 या 4 मेडिसिन निकल रही हो, सब उसको कहीं ना कहीं मिलती जुलती है। क्योंकि मुझे सिमिलर निकालने को बोला है, मुझे आइडेंटिकल नहीं निकालने को बोला, मुझे ऐसी मेडिसिन निकालने को नहीं कहा गया जो बिल्कुल आइडेंटिकल हो। क्योंकि अगर मैं बिल्कुल आइडेंटिकल निकाल लूंगा तो शायद वो काम भी ना करे। तो ये है प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस नेचर्स लॉ ऑफ क्यूर की। और अगर आप इसको अपने दिमाग में रिवाइंड करते रहेंगे पर डे, तो दोस्तों ये जो जितना नॉइस आपके दिमाग में है ना, आपको बस कुछ नहीं करना। पेशेंट आया, टोटलिटी लेनी है, टोटलिटी को बिल्कुल साधारण रूप से लेना है, उन लाइनों को लेना है वो क्या बोल रहा है आके, उसने किस बात से बात शुरू की, कहां से उसने बात शुरू की, कहां खत्म की, बात उसको लेना है। और आपको एक मेडिसिन ऐसी निकालना है जो बिल्कुल उसके डिजीज पिक्चर के सिमिलर हो। और वो एक मेडिसिन 5 होम्योपैथ 5 अलग अलग मेडिसिन भी हो सकती हैं। और सबसे बड़ी बात है इस लॉ की, सबसे मजेदार बात, पांचों क्योर करेंगी, पांचों क्योर करेंगी। क्योंकि मुझे आइडेंटिकल डिजीज निकालने को नहीं बोला, आइडेंटिकल मेडिसिन चुनने को नहीं बोला, मुझे बोला है सिमिलिमम चुनने को। मुझे ऐसी मेडिसिन जो सिमिलर हो, एक व्यक्ति के या फिर एक ग्रुप ऑफ सिम्टम की सिमिलर कई मेडिसिन हो सकती हैं। तो दोस्तों ये था एक छोटा सा पर बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो ऑन द नेचर्स लॉ ऑफ क्योर। आने वाले वीडियो और अगले हफ्ते मतलब इसी हफ्ते सैटरडे को होने वाली लाइव स्ट्रीम में आप सबसे बहुत जल्द मुलाकात होती है। तब तक के लिए नमस्कार।